सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिख जाएगा। अगर किसी भी तरह का डाउट्स इंक्वायरीज आपको रहती है तो वो सारे डाउट्स इंक्वायरीज टेलीग्राम पर आकर आप क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए, तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं CDSL से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो CDSL आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है सेबी के जो चेयरपर्सन है उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट हमें देखने को मिला। स्टेटमेंट में ये सुनने को मिली है कि इक्विटी डेरिवेटिव के जो टेन्योर होते हैं उसको वो बढ़ाने वाले हैं और साथ में जो उसकी मैच्योरिटी है उसको भी वो बढ़ाने वाले हैं। और इस न्यूज़ के आते ही BSE हो गई, CDSL हो गई, एंजल वन हो गई, ये सारी कंपनी में अच्छी खासी आपको गिरावट देखने को मिली। बट नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये जो न्यूज़ हमें देखने को मिला, ये न्यूज़ की वजह से किसको डायरेक्टली और किसको इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा। और साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा सेबी कर क्यों रही है। तो देखो दोस्तों, अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से हमें बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका आया है? रिटेल इन्वेस्टर्स का। और सेबी के डेटा के हिसाब से अगर मान लो 100 लोग इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो 93 लोग का नुकसान ही हो रहा है। तो इस वजह से वो चाहते हैं कि इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट से आप दूर रहें। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप कैश मार्केट में कर सकते हैं और फिलहाल उसी चीज़ को अपना एम बना रखी है सेबी। और इसी वजह से इस पर्टिकुलर सेगमेंट को काफ़ी ऐसा बनाया जा रहा है कॉम्प्लिकेटेड, जिससे रिटेल इन्वेस्टर इससे दूर भागे और कैश सेगमेंट में जाए। अब इससे BSE और एंजल वन को तो डायरेक्टली नुकसान है और CDSL को इनडायरेक्टली नुकसान है। देखो, अगर हम BSE की बात करें तो ये एक प्लेटफॉर्म देती है आपको ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, इक्विटी में, डेट में, इक्विटी डेरिवेटिव में, उसके अलावा कॉमोडिटी में। बट सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू देता है इसको वो इक्विटी डेरिवेटिव ही देता है। और मेन सेगमेंट अगर मान लो कंपनी का वीक हो जाए तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली कंपनी के नंबर्स जो रहते हैं रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, वो गिरेंगे। तो इस वजह से BSE और एंजल वन जैसी कंपनीज आपको परेशान दिख रही हैं। बट अगर हम CDSL की बात करें तो CDSL को डायरेक्टली फ़ायदा इस सेगमेंट से नहीं होता है, इनडायरेक्टली फ़ायदा होता है। अब देखो, स्टॉक मार्केट जब अच्छा करता है तो काफ़ी सारे लोग इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट में रहते हैं, आप सभी को पता है। अब इससे नए लोग भी इन्फ्लुएंस होकर मार्केट के साथ जुड़ते हैं। अब जो नए लोग आते हैं वो ट्रेड तो करते हैं बट साथ में इन्वेस्ट भी करते हैं, तो लोग ज़्यादा मार्केट में आते हैं, जिससे अल्टीमेटली क्या है कि CDSL को फ़ायदा होता है। तो ये एक इनडायरेक्टली फ़ायदा है, ना कि डायरेक्टली, ठीक है, जो कि BSE और एंजल वन जैसी कंपनीज़ को होता है। अब पॉइंट नोट करो कि अभी सेबी ऐसा चीज़ जो कर रही है वो क्यों कर रही है भाई? जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर लोग लॉस खाते हैं और लॉस खाते हैं तो सेबी को इससे प्रॉब्लम नहीं कि आप ट्रेडिंग मत करो। सेबी को इससे प्रॉब्लम है कि आप इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेडिंग मत करो, ठीक है। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप कैश मार्केट में करो। तो कैश मार्केट में अगर मान लो सेबी सक्सेसफुली रिटेल इन्वेस्टर्स को शिफ्ट कर देती है तो इससे BSE को नुकसान नहीं होगा। BSE तो प्लेटफॉर्म देती है ना आपको ट्रेडिंग करने के लिए। तो आप यहाँ करो या वहाँ करो, आपको ट्रेडिंग तो करना है। बट कैश मार्केट में क्या है कि जो पोजीशंस होते हैं वो लंबे टाइम फ्रेम के लिए होते हैं और जो डेरिवेटिव मार्केट के पोजीशंस होते हैं वो शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए होते हैं। तो वहाँ पर जो रेगुलर ट्रांजेक्शन मिलता था वो कैश मार्केट से नहीं मिल पाएगा। और एंजल वन जैसी कंपनीज़ को भी सेम प्रॉब्लम होगा, ठीक है। बट इससे CDSL को कहीं से भी नुकसान नहीं है, क्योंकि CDSL को डायरेक्टली कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा था, बट इनडायरेक्टली उनको फ़ायदा हो सकता है। अगर लोग ज़्यादा कैश मार्केट में आएंगे तो ज़्यादा ट्रांजेक्शन से वो पैसा बना सकती हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि CDSL की अगर हम बात करें तो एनुअल इश्योर इनकम जो है वो कंपनी का टोटल रेवेन्यू का 34% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। बट जब ट्रांजेक्शन चार्जेस की बात करते हैं तो टोटल रेवेन्यू का 32% ही कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो पहले लोग इन्वेस्टमेंट जब करते थे तो CDSL को फ़ायदा देते थे। अब कैश मार्केट में ट्रेड वगैरह ज़्यादा लोग अगर करेंगे तो इससे CDSL को फ़ायदा ही है, अगर हम बिज़नेस के हिसाब से बात करें तो देखते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट से मूव ऑन होकर कैश मार्केट में जाते हैं भी या नहीं। जाना सबसे इंपॉर्टेंट, अगर जाएंगे तो ही तो ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल होंगी और नहीं जाएंगे तो फिर क्या ही पॉइंट है, ठीक है।
तो फिलहाल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी अभी के हिसाब से वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और उन सारी चीज़ों की वजह से ही आज के दिन CDSL, BSE और एंजल वन जैसी कंपनी से आपको कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई देखने को नहीं मिली थी। बट ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसको रिकमेंडेशन की तरह मत लेना, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए थी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड। आप सभी को पता है इन्फोसिस और बाकी की जो टेक कंपनी है वो कल के दिन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई दिखी थी, क्योंकि फेड की एक हमें कॉन्फ्रेंस बोल सकते हैं मीटिंग देखने को मिल रही थी, ठीक है। और वो कॉन्फ्रेंस मीटिंग के जो आउटकम्स हैं वो हमें कब देखने को मिलेगा भाई, तो वो हमें देखने को मिलेगा 23 अगस्त को। आज से 23 अगस्त तक हमें ये आपको मीटिंग देखने को मिल रही हैं, और इसके आउटकम्स में अगर फेड 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट करने से रिलेटेड कुछ चीज़ें सुनाते तो बिल्कुल भी हैरान मत होना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू लगातार प्रेशर किया जा रहा है किसके ऊपर, जेरोम पॉवेल के ऊपर। किस चीज़ के लिए, रेट कट्स के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं इकोनॉमी को रिवाइव करना, क्योंकि अभी पिछले कुछ टाइम से यूएस की जो इकोनॉमी डेटा है वो हमें नेगेटिव में देखने को मिल रही है इस वजह से। बट जेरोम पॉवेल कट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको डर है इन्फ्लेशन का, टैरिफ की वजह से। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा समझो। बट अभी एक डेटा दोस्तों निकल के आ रही है इन्फोसिस से रिलेटेड, कि उन्होंने बोल सकते हैं जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं उसमें से बोल सकते हैं एवरेज 80% का पे आउट किया है। किस चीज़ का, बोनस का, जो कि बोल सकते हैं इनका जो एवरेज बोनस है उससे ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। 75 to 80% के आसपास का नंबर रहता है। 80% का पे आउट हमें देखने को मिल रही है, जो कि अगर प्रीवियस वन से अगर कंपैरिजन करें तो बिग हाइक हमें विटनेस करने को मिल रहा है। अब ये चीज़ हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये चीज़ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है वहाँ पर बोनस की बात तो छोड़ो, जॉब कट करने की बात ज़्यादा सुनने को मिल रही है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि इन्फोसिस की जो सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है TCS, उसकी तरफ से स्टेटमेंट आया था कि उन्होंने 12,000 एम्प्लॉयज़ का ले ऑफ किया है, ठीक है, यानी कि उन्होंने 12,000 एम्प्लॉयज़ को हटाया है। बट अभी क्या है कि इन्फोसिस के ले ऑफ TCS के ले ऑफ की वजह से एक प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रही है, जिसमें यूनियन क्लेम कर रहा है कि ले ऑफ 12,000 नहीं थे, ले ऑफ 30,000 थे, और इस चीज़ को वो ग्लोबल लेवल पे ले जाना चाहते हैं, यानी कि जो बोल सकते हैं प्रोटेस्ट है उसको। तो अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली ये चीज़ देखने को मिल रही है कि IT सेक्टर का जो सिचुएशन है वो कुछ खास अच्छा है नहीं, और ऐसे टाइम पे कोई कंपनी अगर बोनस दे तो बोल सकते हैं कि फाइनेंशियली वो कंपनी ठीक है, मतलब कोई बर्डन वगैरह ज़्यादा है नहीं पैसों का, क्योंकि ऐसे टाइम पे कंपनी अपने प्रॉफिट्स को मेंटेन करती है, जो कि TCS ने मेंटेन करने के लिए जॉब कट किया था। बट इन्फोसिस जैसी कंपनी ने बोनस दिया है, तो अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों को एक पॉजिटिव की तरह कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा अगली कंपनी का नाम है दोस्तों वारी एनर्जीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, किसी भी तरह का क्वेरीज, डाउट्स, मार्केट को सीखने से रिलेटेड आपको रहती है तो वो सारी क्लियर आप कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे आके। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और पिन कमेंट में भी है, आप दोनों में जाकर आप किसी से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब टॉपिक पे वापस आते हैं, बात करते हैं वारी एनर्जीज़ के बारे में। सो दोस्तों, अगर हम बात करें वारी एनर्जीज़ की, तो हाल ही में नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट डेटा अपडेट हुआ है वारी एनर्जीज़ को लेकर और प्रीमियर एनर्जीज़ को लेकर, जिस वजह से इन दो कंपनीज़ की परफॉर्मेंस भी हमें अच्छी विटनेस करने को मिल रही थी। अब देखा जाए हाल ही में Q1 के जो रिजल्ट हमें देखने को मिले, नंबर्स दोनों कंपनी के अच्छे थे, बट वारी एनर्जीज़ के जो नंबर्स थे उसको मार्केट ने ज़्यादा पसंद किया था प्रीमियर एनर्जीज़ के नंबर्स के कंपैरिजन में। अब देखा जाए तो EBITDA वारी एनर्जीज़ का हमें 81% से ग्रो करता हुआ दिखा, और वही प्रीमियर एनर्जीज़ का 53% से ग्रो करता हुआ दिखा। और अगर हम मार्जिन्स की बात करें, EBITDA मार्जिन्स, तो वो हमें 633 बेसिस पॉइंट से इम्प्रूव करती हुई नजर आई वारी एनर्जीज़ की, और वही 849 बेसिस पॉइंट से इम्प्रूव करता हुआ किसका नज़र आया, प्रीमियर एनर्जीज़ का। तो अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेज हाउस, वारी एनर्जीज़ का जो बोल सकते हैं प्रेजेंट सिचुएशन है वो बोल सकते हैं काफ़ी बेटर है। क्यों? क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर के Q4 में वो उम्मीद है कि इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की शुरुआत कर देगी, यानी कि उसकी जो ऑपरेशन है उसकी शुरुआत हमें देखने को मिल जाएगी। और उसके अलावा GH2 इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट, एडवांस लिथियम आयन सेल प्रोडक्शन, उसके अलावा बेस्ट कैपेबिलिटीज़ का जो प्रोजेक्ट है उसकी भी शुरुआत हमें 2027 के फाइनेंशियल ईयर से हमें देखने को मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली थोड़ी सी फ्यूचर ग्रोथ से रिलेटेड जो अगर हम बात करें, या फिर फ्यूचर आउटलुक से रिलेटेड अगर हम बात करें, तो उस चीज़ को यहाँ पर किसने, ब्रोकरेज हाउस ने छापा है। और इन सारी चीज़ों की वजह से सेंटिमेंट्स थोड़ी सी पॉजिटिव हमें देखने को मिली है, किसको लेकर, वारी एनर्जीज़ को लेकर। इसी वजह से परफॉर्मेंस आज के दिन वारी एनर्जीज़ में थोड़ी हमें बेटर विटनेस करने को मिली है। बट हाँ, इन सारी चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ आप रीड कर सकते हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए,
क्योंकि ब्रोकरेज हाउस मल्टीपल कंपनीज़ को लेकर मल्टीपल ओपिनियंस रखते हैं, तो किसी की भी ओपिनियंस को ब्लाइंडली फॉलो करना ज़रूरी तो होता नहीं है। खुद का रिसर्च ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आप कर लेना, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। दोस्तों रिसेंटली कंपनी ने रिजल्ट पब्लिश किया था, नाम है HDFC बैंक। उसके साथ कंपनी ने बोनस भी इशू किया था। अगर हम बोनस की बात करें तो वो हमें 1:1 के रेशियो में देखने को मिला था। फाइनली इसका जो कंपनी ने रिकॉर्ड डेट है वो सेट कर दिया है। अगर हम रिकॉर्ड डेट की बात करें, एक्स डेट की बात करें, तो वो 26 अगस्त देखने को मिलता है, यानी कि इस डेट से पहले जो शेयर होल्डर रहेगा वो कंपनी में पूरी तरह से एलिजिबल होगा। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।